नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इंदौर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, बीच सड़क पर स्टंट करना भारी पड़ गया। दरअसल कार से स्टंट किया जा रहा था और वीडियो जो सामने आया, वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल लग्जरी कार से स्टंट किए जाने का यह वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि लसूड़िया थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लग्जरी वाहन को भी जब्त कर लिया है और ये लग्जरी वाहन से बीच सड़क पर स्टंट हो रहा था और ये स्टंट किसी की जान के लिए खतरा बन सकता है। इस बात को सोचे समझे बिना ऐसे स्टंट चलते ट्रैफिक के बीच सड़क पर करना निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही का मामला और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के तहत एक्शन लिया जा रहा है। चालक के लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए आरटीओ को पत्र लिखा गया है। वाहन चालक का लाइसेंस भी निरस्त होगा। आपको बता दें, ये बीच सड़क पर इंदौर में स्टंट किया गया। बहुत महंगी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है और इसका किस तरह बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है, इस वीडियो को देखकर आप भरपूर अंदाजा लगा सकते हैं। इंदौर में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने सड़क को स्टंट फील्ड समझ लिया और गाड़ी से अब इतना पैसा खर्च किया है गाड़ी पर, कई बार समझ नहीं आता कि इसका क्या करें। तो कुछ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स लोग करने लग पड़ते हैं, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि यह सड़क सबकी है, सार्वजनिक है। इस सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की जान की कीमत बराबर है। ऐसे में अपनी ना सही, कम से कम दूसरों की जान की कीमत अगर आप समझें तो इस तरह के लापरवाही भरे रवैये को अपनाने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम ना करें कि किसी की जान को खतरा बने। लसूड़िया थाना क्षेत्र पुलिस का यह पूरा मामला, जहां पर अब कार्रवाई की जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लग्जरी कार के स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पुलिस ने यह वायरल वीडियो के आधार पर एक्शन लेते हुए कार को भी जब्त कर लिया है और अब वो कार थाने में खड़ी है। और इससे पहले ये कार चौराहे पर स्टंट करती नजर आ रही थी। हालांकि ड्राइवर के लाइसेंस को भी निरस्त किया जा सकता है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक्शन लिया है और स्टंट एक्शन के बाद अब पुलिस एक्शन। फिर भी सभी दर्शकों से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये गुजारिश है कि आप कृपया वाहन चालक यदि हैं, आप वाहन चला रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें, किसी की जान को खतरे में न डालें और न खुद की जान को खतरे में डालें। इस तरह के स्टंट्स अक्सर जान पर भारी पड़ जाते हैं। कई बार आप जो स्टंट करने वाले हैं उसके लिए, कई बार आसपास चलने वाले लोगों के लिए। तो पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में वीडियो के आधार पर कार्रवाई की। वीडियो में दिख रही ये गाड़ी अब इस वक्त थाने में दिख रही है और इसके अलावा जो इस वक्त वाहन को चला रहे शख्स थे, उनके लाइसेंस का भी निरस्तीकरण किया जाएगा और लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, ताकि आगे से इस तरह के लापरवाही भरे स्टंट को करने से रोका जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। भोपाल से बड़ी खबर। दरअसल पीएफआई केस में एटीएस ने पहली चार्जशीट पेश किया और चार्जशीट के 5000 पेज में देश के खिलाफ साजिश का बड़ा खुलासा। पीएफआई के 23 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। सभी आरोपियों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के 179 दिन बाद चार्जशीट को पेश किया गया और अभी भी 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्य एटीएस के रडार पर हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि पीएफआई के 23 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है और सभी आरोपियों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के 179 दिन बाद चार्जशीट पेश की गई और 179 दिन लगे इस चार्जशीट को पेश करने में और अभी भी 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्य एटीएस के रडार पर हैं और जल्द ही एटीएस की गिरफ्त में भी होंगे। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। वासु, चार्जशीट पेश कर दी गई है, क्या आधार बताए गए हैं और अभी आगे क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है?
बिल्कुल आशीष, देखिए बीते महीनों लगातार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और खासतौर पर एसटीएफ और एटीएस की जो टीमें हैं यानी कि एंटर टेररिस्ट जो स्क्वाड है वो पीएफआई के तमाम जो संगठन है, तमाम जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के काम में जुटा हुआ था। और बड़ी सफलता पुलिस को मिली थी जब भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई और इलाकों में जो लोग पीएफआई जैसे संगठन के लिए काम कर रहे थे, उसके रैकेट को संचालित कर रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी। और 23 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ पीएफआई ने चार्जशीट पेश कर दी है और जो तथ्यों को सामने रखा है उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि ये सभी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। देश की सिक्योरिटी को, सेफ्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के काम में ये लोग लिप्त थे और बड़े पैमाने पर आगे के लिए भी कुछ जो प्लान है वो किए जा रहे थे। लोगों को पीएफआई की विचारधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा था और प्रतिबंधित संगठन होने के बावजूद अलग अलग जगहों पर 15 से 16 जो बैठकें हैं वो भी इन लोगों ने कर ली थी और लगातार ये अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए थे। लेकिन इनके मंसूबों को कामयाब होने से पुलिस ने रोका, एटीएस ने रोका और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन 23 आरोपियों से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर अन्य जो लोग इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए थे उनके बारे में भी खुलासा हुआ है। अब उन्हें भी नोटिस सर्व किया गया है और वो भी एटीएस की रडार पर है। जल्द ही उनकी धरपकड़ भी हो सकती है और जो आरोप इन पर हैं अगर वो अदालत में तय होते हैं तो ये सुनिश्चित मानिए कि इनको जो सख्त से सख्त सजा है, कड़ी से कड़ी सजा है वो देने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या केंद्र की सरकार हो, ये बहुत स्पष्ट कर चुकी है कि जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे, आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे या किसी भी तरह से देश की, प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से निपटा जाएगा। तो ये भी माना जा सकता है कि जो पूछताछ हुई है और चार्जशीट पेश की गई है इसमें कई और खुलासे होंगे और इसके बाद भी जो संदेही है उस पर 100 और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, रडार पर हैं वो भी और बहुत जल्द ये गिरफ्तारी हो सकती है। इस पर भी अपडेट आपसे लेंगे। हालांकि आप बने रहे हमारे साथ, अभी कुछ और खबरों पर जानकारी आपसे लेनी है। फिलहाल अपने दर्शकों को ये बता दें कि कारोबारी पारस जैन का इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा था, इस पूरे मामले में कुछ अपडेट्स आए हैं वो आपको बता दें। दरअसल पारस और बिजनेस पार्टनर्स के बीच 4 करोड़ वहां पर मिले और जैन के पास बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। दरअसल आपको बता दें कि इनकम टैक्स ने छापा मारा था पारस जैन और उनके बिजनेस पार्टनर्स के ठिकानों पर, दफ्तरों पर, जहां से 4 करोड़ रुपए मिले हैं और जैन के पास बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी मिले हैं। खरीद फरोख्त के दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की बात सामने आई थी। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायपुर, ग्वालियर, बिलासपुर, दिल्ली, आगरा के 100 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने इस रेड को अंजाम दिया और आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम प्रॉपर्टी डीलर्स के लैपटॉप की जांच करेगी। सुशील हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सुशील, कार्रवाई लंबी चली, हालांकि बहुत कुछ सामने आया है, अभी काफी कुछ आना बाकी लग रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रॉपर्टी डीलर पारस जैन के खिलाफ कल कार्रवाई शुरू हुई थी इनकम टैक्स की और इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों की करीब 100 आयकर अधिकारियों की टीम यहां पहुंची थी। लगभग 100 से ज़्यादा एसएफ के जवान इनके साथ मौजूद थे और 6 अलग अलग जो ठिकाने थे उनमें पारस जैन और उसके सहयोगियों के जो ठिकाने थे उन ठिकानों, प्रतिष्ठानों पर एक साथ अल सुबह कार्रवाई शुरू की थी इनकम टैक्स की टीम ने। और यहाँ जब दस्तावेज खंगाले और इनके जो ठिकाने थे उनकी तलाशी ली गई तो लगभग 4 करोड़ रुपए की नगद राशि बरामद हुई है देर रात तक। इसके अलावा भारी मात्रा में इनके पास प्रॉपर्टी होने के दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि इन लोगों ने कई सालों के दौरान जो है करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स सहित, इनकम टैक्स सहित अन्य टैक्स की चोरी की है। और यही वजह है कि इनके प्रतिष्ठानों, घरों से जो गैजेट्स बरामद हुए हैं जिनमें लैपटॉप है, मोबाइल इनके सभी के कल से बरामद कर लिए थे आयकर की टीम ने। इसके अलावा जो इनके पास कंप्यूटर मिले हैं, अन्य जो दस्तावेज मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब की जाँच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम सुबह पहुँच चुकी है मुंबई से ग्वालियर और आज इनके सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जाँच होगी जिसमें यह खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इनका लेखा जोखा किस तरह का है। इसमें यह माना जा सकता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर पारस जैन है उसके साथ ही उनके जो 5-6 सहयोगी प्रतिष्ठान है इन पर कार्रवाई में इतना बड़ा नकदी मिलना, इसके अलावा करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलना, ये साफ करता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा
मामला है और यही वजह है कि इस कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीमों ने एक साथ दबिश दी, जिसकी स्थानीय प्रशासन, पुलिस को या आसपास की इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर तक नहीं लगी। आज सुबह 5 बजे ही ये टीमें ग्वालियर पहुंच गई थी। तो आज भी जिस तरह से कार्रवाई होगी, शाम तक ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार फॉरेंसिक टीम जब लैपटॉप की जांच करेगी सुशील, तो निश्चित रूप से कुछ और खुलासे होने की उम्मीद है। आप नजर बनाए रखें इस पूरे मामले पर, आगे अपडेट लेंगे आपसे। और बढ़ते आगे, फिलहाल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से किसान अब संकट में है और इस संकट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में शिवराज सिंह चौहान विदिशा में फसल के नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। विदिशा के चाटोरी और पटवारी खेड़ी में किसानों से बातचीत करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का जायजा लेंगे। गेहूं, चना, सरसों को सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है और इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्बाद हुई फसलों को लेकर एक बैठक की थी, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सर्वे में लापरवाही न हो और किसी तरह की कोई गलती न हो। ऐसे में रेवेन्यू, कृषि, पंचायत विकास के अमले को सर्वे में एक साथ संयुक्त रूप से शामिल किए जाने की भी यहां पर निर्देश दिए गए। सर्वे पूरा होने के बाद लिस्ट को पंचायत के दफ्तर में लगा दिया जाएगा। सर्वे होने के बाद किसी किसान की आपत्ति यदि होती है तो उसका निस्तारण भी किया जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके सर्वे में जो दर्शाए गए आंकड़े हैं वो उचित नहीं है, उसमें आप कुछ उचित जानकारी देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहां पर प्रावधान किया गया है। वासु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, विदिशा और बीना के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। किसानों के साथ ये जो बेमौसम बारिश की वजह से परेशानी पैदा हो रही है, उसका संभव है कुछ हल आज निकलेगा। क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं, क्या शेड्यूल है अभी? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान चला है, उसके चलते फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। खासतौर पर जो गेहूं की कड़ी फसल थी वो काफी प्रभावित हुई है। चना, सरसों समेत अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। सब्जियों की जो फसल थी उसको भी ओलावृष्टि के चलते नुकसान हुआ है और किसान बड़े पैमाने पर इससे प्रभावित हुए हैं, परेशान भी है। हालांकि शासन प्रशासन ओलावृष्टि के तुरंत बाद ही हरकत में आ गया था और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया था, बैठकें ली थी, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि जो किसान है उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, राहत दिया जाए। और फिर दूसरे दौर की ओलावृष्टि और बारिश होती है तो अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली है। खुद ग्राउंड जीरो पर सीएम शिवराज पहुंचेंगे। आज विदिशा का और बीना का दौरा करने वाले हैं, यानी कि दो जो जिले हैं, बीना सागर जिले में और विदिशा जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। गाँव में जाएंगे, खेतों में जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वहां पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से हुई है उसको भी वो देखेंगे और उनके साथ अधिकारी और मौके पर जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे और जल्द से जल्द ये कोशिश होगी कि किसानों को राहत दी जाए, मुआवजा दिया जाए। और किसानों की एक मांग ये भी है कि फसल बीमा का जो क्लेम है उसको भी जल्द से जल्द सेटल किया जाए ताकि उनको जो है बड़ी राहत इस पूरी एक तरीके से बेमौसम बारिश और आपदा के दौर में मिल सके। तो हम यही करते हैं, रेवेन्यू, कृषि और पंचायत तीनों जमीन जो विभाग हैं, हैं, रेवेन्यू, कृषि और पंचायत विकास विभाग, ये जो तीनों विभाग हैं एक साथ इन्हें काम करने के लिए कहा गया। इसके पीछे कोई विशेष मकसद? समय कम है, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। निश्चित तौर पर देखिए, मकसद यही है कि जल्द से जल्द किसानों को राहत दी जाए। एक बड़ा अमला काम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को, ज्यादा से ज्यादा किसानों को कवर किया जा सकेगा। और ये जो तीनों ही विभाग हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं किसानों से और गाँव से जुड़े हुए हैं, तो ये बेहतर जानकारी भी होती है, बेहतर इनपुट्स भी होते हैं और किसी भी विभाग में सामंजस्य बैठाने में कोई दिक्कत ना आए। यही वजह है कि इन तीनों विभागों के मुख्यमंत्री ने वासु यहाँ पर अधिकारियों को कि किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। वासु चौरे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सामंजस्य की कोई कमी न रहे और किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो, इसके लिए ये तीनों ही विभाग एक साथ काम करेंगे। बढ़ते आगे और आज भोपाल नगर निगम का बजट पेश होगा। दरअसल 3 साल बाद महापौर बजट पेश करेंगे और इस बार बजट करीब 3200 करोड़ रुपए के होने का अनुमान बताया जा रहा है। दरअसल बजट में नीमच में प्रस्तावित सोलर विंड प्रोजेक्ट का एजेंडा चर्चा में रखा गया। इसके अलावा पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग के नाम से प्रस्ताव करने का, ऐशबाग स्टेडियम का नाम करने का, गुफा मंदिर से सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइसेंस जाने वाली सड़क का नाम
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के नाम पर करने का प्रस्ताव भी होगा। और ग्वालियर नगर निगम का भी आज बजट आना है। ऐसे में 2100 करोड़ रुपए का लगभग ये बजट हो सकता है। 2023-24 के लिए पेश होगा ये बजट। 9 लाख रुपए की बचत वाला ये बजट होगा। आपको बता दें, निगम का बजट महापौर शोभा सिकरवार पेश करेंगी। शोभा सिकरवार की मौजूदगी में ये बजट पेश होगा। दोपहर 12 बजे नगर निगम में ये बजट पेश किया जाएगा। 2100 करोड़ रुपए का लगभग ये बजट होगा और 9 लाख रुपए की बचत वाला ये बजट होगा। हालांकि बजट के बिल्कुल सटीक जो आंकड़े हैं वो बजट पेश होने के बाद और स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, दोपहर लगभग 12 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद लगातार ताजा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर, आज रायपुर नगर निगम का भी बजट पेश किया जाना है। राजधानी वासियों को आज बड़ी सौगात मिल सकती है। दरअसल महापौर एजाज ढेबर सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे और उससे पहले मां काली के दर्शन के लिए जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, शीश नवाएंगे। और एजाज ढेबर माता काली का आशीर्वाद लेने सुबह 10 बजे आकाशवाणी स्थित माता काली मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। और बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष फोकस होगा। और इस बजट से आम लोगों को कितनी राहत मिलती है ये भी देखने का विषय होगा। चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में बेहतर से बेहतरीन बजट पेश करने की कोशिश महापौर की होगी। बढ़ते आगे और खबर सीहोर से, जहां आंगनबाड़ी में बच्चों को मिड डे मील के नाम पर घटिया गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है। बच्चों के पोषण में भी भ्रष्टाचार। प्रशासन ने इसे लेकर कार्रवाई की बात तो कही है, लेकिन कब तक होगी देखना पड़ेगा इस रिपोर्ट में। बच्चों को उचित पोषण देने के लिए स्कूलों में मिड डे मील दिया जा रहा है, लेकिन सीहोर में मिड डे मील भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ मध्याह्न में भोजन के नाम पर प्रदूषित और गुणवत्ता विहीन भोजन परोसा जा रहा है। नसरुल्लागंज जनपद पंचायत के ग्राम हाथीघाट स्थित आंगनबाड़ी में बच्चों को घटिया भोजन दिया जा रहा है। इस भोजन में इल्लियां तक निकल रही है। इल्ली आ रही है दाल में, चावल कच्चा आता है और बराबर बालक का भोजन नहीं आ रहा, ना नाश्ता आ रहा। तो इसको लेके आपने कहीं शिकायत वगैरह की है क्या पहले? अभी कोई शिकायत नहीं की है। 181 पे की है शिकायत। क्या जवाब आया वहाँ से? अभी कोई जवाब नहीं आया। कब से आ रही है समस्या? ये समस्या को करीबन होंगे 1 महीने मेरे पास शिकायत आते हुए। आंगनबाड़ी में मिड डे मील के नाम पर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे लेकर जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए इस भोजन बनाने वाली महिला स्व सहायता समूह को दोषी बताया। पिछले 15 साल से हम काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी में। जब से आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती थी। आती भी थी तो समूह को समझा देते थे, सुधार हो जाता था। पर अभी नया समूह राम आजीविका समूह सहायता समूह जब से बना है, आए दिन मतलब बच्चों के लिए खाने के लिए बोलते हैं कि अच्छा खाना दो, गुणवत्तापूर्वक दो। खाना नाश्ता जो आ रहा है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं आ रहा। अभी पिछले 3 बार से ऐसा हुआ है कि तीनों बार दाल में जब बच्चों के लिए परोसने के लिए बैठते या समूह वाला खाना देने आता, उनके सामने भी हमने देखा तो 3 बार इमली व कीड़े निकले। तो इसके लिए भी हमने समझाई थी, पर अभी तक कोई उसमें सुधार नहीं आ रहा है। इस गड़बड़ी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी सफाई दे रही है, लेकिन कलेक्टर ने शो कॉज नोटिस जारी किया है और कहा कि अगर भोजन गुणवत्ता विहीन है तो इसकी जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की है। उसको ये देखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है पौष्टिक हो, स्वस्थ हो और कीड़े मकोड़े इल्ली विल्ली से जो है बिल्कुल उसमें होना ही नहीं चाहिए। ये निश्चित रूप से वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लापरवाही है और इसके आधार पर हम लोग शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं और मैं CDPO की जाँच के लिए भी भेज रहा हूँ। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। स्कूलों में मिड डे मील में भी घोटाला, पैसों की बंदरबांट की जा रही है, बच्चों को घटिया भोजन परोसा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। और कवर्धा में भोरम देव महोत्सव में प्रदेश के लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार अलका चंद्राकर ने अपनी शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। छत्तीसगढ़ के सुमधुर संगीत गीत लोगों को झूमने पर मजबूर कर रहे हैं और देर रात कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कलाकारों ने यहां पर अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया और यहां मौजूद लोगों ने उनकी
हौसला अफजाई की। और अब आपको दिखाते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन डॉटी। डॉटी वयस्क शावकों के साथ घूमती नजर आ रही है। डॉटी फैमिली के सैर सपाटे की ये तस्वीरें उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हैं। ये शानदार नजारा मगधी जोर में नजर आया। डॉटी बाघिन को मगधी की रानी कहा जाता है। डॉटी फैमिली का ये वीडियो किसी पर्यटक ने शूट किया और अब ये काफी वायरल हो रहा है। और चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, फटाफट लौटते हैं खबरों के साथ। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes.